सो माय डियर फ्रेंड्स, रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट समझने के बाद आज हम कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस के बात करेंगे। सो पहला कंडीशन है सेम एटॉमिक स्केलेटन। सेम एटॉमिक स्केलेटन मतलब क्या है? जो भी हम ले रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है ना। ठीक उसी तरह ये जब एक H+ रिलीज कर देगा, एसिटिक एसिड जब एक H+ रिलीज कर देगा तो हमको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दे के रिलीज हो जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि ये जो कंपाउंड है इसका रेजोनेंस हम कैसे दिखाएंगे। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन के पास तो ये इधर चला आएगा, सो दैट कार्बन के पास अभी 1 2 3 4 तो था और एक आ जाएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये एक है और ये एक है CH3, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पा रहा है माइनस, इधर सिंगल बॉन्ड था डबल बॉन्ड हो जा रहा है। मतलब सेम एटॉमिक स्केलेटन, मतलब जो जिधर एटम था उधर ही है। पाए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का शिफ्ट हो रहा है, तो मतलब सेम एटॉमिक स्केलेटन होना चाहिए रेजोनेंस में। बेंजीन में इधर ये दोनों का क्या है, ये दोनों का क्या है रे? सेम एटॉमिक स्केलेटन है, सेम एटॉमिक स्केलेटन है, सेम एटॉमिक स्केलेटन। एटम का स्केलेटन समान होना चाहिए। ठीक उसी तरह बेंजीन में क्या होता है, जो जिधर कार्बन है, ये तो हमेशा सिमेट्री है, इधर इसको लेने का जरूरत नहीं है, बस ये एक ही एग्जाम्पल है, अच्छे तरह से समझ जाना। ओह, इसका मतलब क्या है? अगर एटॉमिक स्केलेटन चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा? मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं लूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, इसका अगर मैं एटॉमिक स्केलेटन चेंज कर दूं, यानी अगर मैं ये करके रेजोनेंस करके दिखाना चाहूँगा, CH3 का ऐसे खोल के लिखूंगा, अगर एक हाइड्रोजन इधर आ जाता है तो ऊपर का हाइड्रोजन दिखाएंगे, अच्छा रहेगा। अगर ये हाइड्रोजन H+ होके ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देता है तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये जो H है H+ होके ये ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। मतलब ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे, ये जो सिंगल बॉन्ड था डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन के पास जाता है, ऑक्सीजन माइनस होगा। ऑक्सीजन माइनस होने के बाद हाइड्रोजन H+ होके इधर पहुंच रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया, O- एंड H+ OH बन गए, और इधर जो CH3 था वही जैसा कि ऐसा रहेगा। लेकिन इधर एटॉमिक स्केलेटन चेंज हो जा रहा है, इसको हम रेजोनेंस बोल नहीं सकते। इधर क्या होता है, इधर कीटो फॉर्म का कंपाउंड था, इधर एक डबल बॉन्ड है, इन आता है, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं और फंक्शनल ग्रुप OH के लिए ओल लिखते हैं। इसको लिखते हैं सेम कंपाउंड का इनोल फॉर्म, इसको लिखते हैं सेम कंपाउंड का कीटो फॉर्म। तो ये रेजोनेंस नहीं है, हम इसको बोल सकते हैं कीटो इनोल टोटोमरिज्म। क्या बोल सकते हैं? कीटो इनोल टोटोमरिज्म। टोटोमरिज्म क्या है और आगे जाके ज़्यादा हम डिस्कशन करेंगे। खाली ये समझना था हमको कि अगर सेम एटॉमिक स्केलेटन नहीं है तो वो रेजोनेंस नहीं है। ये है कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है ना। फिर चलेंगे हम नेक्स्ट कंडीशन के ओर।
ये था फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। और रेजोनेंस भी क्यों ऐसे लिखते हैं मैं थोड़ा उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इससे पहले एक स्क्रीनशॉट और सेकंड पॉइंट हम चलेंगे। सेकंड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, क्या है? सेम नंबर ऑफ ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब भी हम डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे, ध्यान देना चाहिए कि हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम दिखाएंगे वो सेम होना चाहिए। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उतना सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। थर्ड क्या है? थर्ड है द नेगेटिव चार्ज। The negative charge resides on, negative charge resides on और should reside on, ये अच्छा रहेगा लिखने के लिए। Negative charge should reside on, should reside on, the negative charge should reside on more electronegative atom. The negative charge should reside on more electronegative atom, and the positive charge should reside on more electropositive atom. इसका मतलब क्या है? अगर हम अभी लिख रहे थे CH3C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड O माइनस, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या था रे? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये वाला जब इधर आता है तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है सिंगल बॉन्ड माइनस, सिंगल बॉन्ड हो जाता है डबल बॉन्ड, यानी नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम के पास होता है। ऑक्सीजन ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम है, उसके पास नेगेटिव चार्ज जाना चाहिए। अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आटम है एंड वो स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करना है, तो पॉजिटिव चार्ज शुड रिसाइड ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव आटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आटम के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए। ये था थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है रे? प्लानरिटी मस्ट बी ऑन चेंज। प्लानरिटी ऑफ ऑल रेजोन, ये था कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हो, और एक भी कंडीशंस है जो आप पढ़ के खुद समझ सकते हो। प्लानरिटी ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट बी सेम। मतलब क्या है? पहले तो रेजोनेंस करने के लिए कंपाउंड प्लानर होना चाहिए। क्लियरली a planar compound can enter into resonance effectively। ये जो लिखे हम कैन एंटर इनटू रेजोनेंस इफेक्टिवली, इसका मतलब थोड़ा डीप है, इसको हम इधर समझेंगे। क्या रे? अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखते हैं, पहले तो हर एक कार्बन के पास कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर एक नहीं था, दो नहीं था। इंट्रोडक्टरी क्लास में क्या रेजोनेंस है जब हम समझ रहे थे, मैं बोला था कि बॉन्ड ऑर्डर एक नहीं है, दो नहीं है, तो क्या है इसके बीच में कुछ है, 1.5 1.6 कुछ भी हो सकता है। तो मतलब सिंगल बॉन्ड तो है लेकिन डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा और डबल बॉन्ड से कम। यानी सिंगल बॉन्ड होने के बाद
हर एक कार्बन के पास जो p ऑर्बिटल है वो p ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप कर सकते हैं, और वो 1.5 का बॉन्ड ऑर्डर, जो 1.5 का बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, इसको हम डिस्कशन करेंगे। यह भी क्या होता है, अगर हम, अरे डबल बॉन्ड बाबा कैसे क्रिएट होता है, जब p एंड p पैरेलल ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, साइड वाइज ओवरलैप, तो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। अगर ये दोनों ओवरलैप करते तो ये और अवेलेबल नहीं होता, तो ये दोनों ओवरलैप करते और फिर ये दोनों ओवरलैप करते तो हमको मॉलिक्यूल मिलता है ऐसे, पहले डबल बॉन्ड इधर, फिर इधर, फिर इधर। ये दोनों कार्बन के बीच p ऑर्बिटल में डबल बॉन्ड p ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है तो इधर डबल बॉन्ड होगा। ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में, ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ओवरलैप हो, p ऑर्बिटल ओवरलैप होता है तो इधर डबल बॉन्ड, फिर इधर डबल बॉन्ड होता है। ठीक उसी तरह अगर वही कंसीडरेशन में इधर भी कर लूँ तो क्या होगा, इधर एक p ऑर्बिटल है, इधर एक p ऑर्बिटल है, इधर एक, इसका स्ट्रक्चर को डिटेल्स में जाना तो अच्छे तरह से समझ जाना कि किधर से मैं ये p ऑर्बिटल लाया, कि हर एक डबल बॉन्ड जब हम लिखते हैं ना, डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब s के बाद 2p का हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी sp2 मतलब और एक p सब्शेल में 3 ऑर्बिटल होता है, 2 ऑर्बिटल के बाद थर्ड p ऑर्बिटल अवेलेबल है। वही मैं इधर लिख रहा हूं जो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करता है। इधर थोड़ा देखना, इज इट विजिबल क्लियरली? हाँ विजिबल। इसका मतलब ये है कि जब हम बोल रहे हैं कि ये ओवरलैप करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि ये बस इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेंगे। ये भी हो सकता है कि ये दोनों ओवरलैप करेंगे। अगर ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे, फिर ये दोनों ओवरलैप करेंगे, तो अलग सा कुछ सिनेरियो हमको मिलेगा। मतलब ये ओवरलैप करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे और फिर ये ओवरलैप करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, किधर किधर डबल बॉन्ड तैयार होता है। जब हम डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड को यूज करके बेंजीन का स्ट्रक्चर को इंडिकेट करना चाहते हैं तो इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। इस कंसेप्ट को लेके ही हम ये दोनों स्ट्रक्चर को इस पाई ऑर्बिटल का कैसे फॉर्म हो रहा है करके एक इंडिकेशन है बस, एक्चुअली कोई डबल बॉन्ड नहीं है। फिर भी ये जो डबल बॉन्ड कैसे तैयार होगा करके अगर हम दिखाएंगे तो इस कंसेप्ट को सामने लाना पड़ेगा। फिर क्या सोचेंगे कि मतलब ये इसके साथ भी बॉन्ड कर सकता है, ये इसके साथ भी बॉन्ड कर सकता है, मतलब कुछ अलग सा बॉन्डिंग उधर हो रहा है। पूरा ये इसको अवेलेबल नहीं है कि इसको अवेलेबल नहीं है, ये थोड़ा अवेलेबल इसको साइड वाइज ओवरलैप करने के लिए, ये थोड़ा भी अवेलेबल इसको थोड़ा साइड वाइज ओवरलैप करने के लिए। इसीलिए तो पाई बॉन्ड किधर भी फिक्स नहीं है। इसीलिए फाइनली ये दोनों का रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हम लिखते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट का रिजल्टेंट क्या लिखते हैं, रिजल्टेंट लिखते हैं कि पाई बॉन्ड इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, हर एक कार्बन के पास, इसीलिए इसको लिखते हैं। और जो रेजोनेंस जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि ये जो काफी सारे स्ट्रक्चर का ऐसा एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हम लिखते हैं। ठीक है, ओके। ये था कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। और एग्जैक्टली स्ट्रक्चर जो है हमको वो इंट्यूशन लेना पड़ेगा, क्या हो सकता है अंदर, हम लिख नहीं सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये तो सोच सकते हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 नहीं है, 1 नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर कुछ 1 और 2 के बीच यानी 1.56 कुछ भी हो सकता है। थैंक यू। ये चला कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। अभी चलेंगे, ओ नो नो नो, आई वांटेड टू टेक अ स्क्रीनशॉट क्लियरली the negative charge, more electronegative, decide on the more electronegative atom, and the positive charge should decide on
जो 3 4th केस था, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। प्लानरिटी ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट बी सेम। इसको फॉरवर्ड करके देख देना, टाइम का आपको बहुत कम हो रहा है, इसलिए इसको थोड़ा फॉरवर्ड करके देख देना। बस ये स्क्रीनशॉट हो गया। अभी चलेंगे कंडीशन के बाद, हम चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। क्या है रे? पहले है स्टेबिलिटी। पहला आता है स्टेबिलिटी। क्या है रे? रेजोनेंस brings stability to the compound। स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर बेंजीन की बात हम करेंगे, अगर ऐसे स्ट्रक्चर हम लिखते हैं तो ये इतना स्टेबल इसलिए है नहीं कि इधर एक डबल बॉन्ड लोकेटेड होके रहता है। जब कुछ चार्ज एक ही जगह पे फिक्स होके रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी एक जगह पे ज़्यादा होगा, वो स्टेबिलिटी नहीं देगा। कोई भी स्पेसिस में, कोई भी केमिकल कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी एक जगह पे ज़्यादा हो तो वो एसिमेट्री लाता है कंपाउंड में, और ज़्यादा चार्ज एक जगह पे ज़्यादा होने से, ओके, नेगेटिव चार्ज एक जगह पे ज़्यादा होने से सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है और सिस्टम इतना स्टेबल नहीं हो पाता है। इसीलिए जब ये जो कंसंट्रेटेड होके एक ही जगह पे चार्ज है, अगर वो डिस्पर्स हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये स्टेबिलिटी देता है एक कंपाउंड को। और रेजोनेंस में भी क्या होता है? रेजोनेंस में जनरली पाई बॉन्ड का शिफ्ट होता है, तो कंपाउंड हमको क्या मिलता है? बॉन्ड इधर इधर और इधर तैयार होता है। तो इसीलिए ही जो एक्चुअली बेंजीन का कंपाउंड हम लिख नहीं पाते हैं, लेकिन बेंजीन का कंपाउंड हमारे पास है ना, तो बेंजीन का स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है एज कंपेयर टू दिस। एविडेंस क्या है? एविडेंस ये है कि एक्चुअल मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन is almost 36 kilojoule. Exactly energy I want to write it 35 kilocalorie per mole है, 35 kilocalorie per mole more stable than any resonating structure, मतलब इसका भी एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हर एक कार्बन हाइड्रोजन एंड हर एक कार्बन बॉन्ड को डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के हिसाब से, हर एक बॉन्ड का एक एनर्जी रहता है। कार्बन सिंगल बॉन्ड का एनर्जी रहता है, कार्बन डबल बॉन्ड का एनर्जी रहता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का एनर्जी रहता है। C6H6 में जो टाइप का बॉन्ड है, हर एक बॉन्ड का अगर एनर्जी हम ऐड कर लेंगे तो एक मॉलिक्यूल का एनर्जी आ जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट जब हम देखते हैं एक मोल का एनर्जी कितना होता है बेंजीन, तो वो बेंजीन का एनर्जी 35 किलो कैलोरी पर मोल नीचे रहता है। एनर्जी कम रहेगा तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा। ये बात ही हम इधर डिस्कशन कर रहे हैं कि रेजोनेंस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी। ये रेजोनेंस होने के कारण मॉलिक्यूल तो ऐसा नहीं रहता है, बॉन्ड डीलोकलाइजेशन करता है। रेजोनेंस में क्या होता है, इसीलिए
जब बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, एक ही जगह पे जब इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड होके नहीं रहता है, एक ही जगह पे जब चार्ज कंसंट्रेटेड होके नहीं रहता है, तो वो कंपाउंड को स्टेबिलिटी देता है। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इज ऑलमोस्ट 35 किलो कैलोरी पर मोल मोर स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इधर देन वो रेजोनेंस में होता क्या है, लिख लेंगे 10 in resonance, thus in resonance, thus in resonance, the pi electron, the pi bond or the on-shared pair of electrons which are in conjugation, ये फिर एक अलग टर्म आता है, which are in conjugation, मतलब अगर दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और फिर एक, जैसे कि हम लिख रहे थे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, हम बोल सकते हैं ये जो डबल बॉन्ड एंड एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में है। क्या है रे, कंजुगेशन में है। ऐसे ही बोल सकते हैं ये दोनों डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड के डिस्टेंस में है, तो ये दोनों डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है। अगर ऐसा होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इन कंजुगेशन कैन टेक पार्ट इन द रेजोनेंस, कैन टेक पार्ट इन द रेजोनेंस। ठीक है, ये गया stability of the compound। and नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा, जो इधर हम लिख रहे हैं कि 35 किलो कैलोरी पर मोल मोर स्टेबल देन एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी ये एनर्जी को हम एक नाम देंगे जिसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। सो सेकेंड पॉइंट आता है रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, अभी तो ये रेजोनेंस एनर्जी क्या है, जब ये और ये कंपाउंड के एनर्जी के बात बोल रहे हैं, ये तो थियोरिटिकली ऑन द पेन एंड पेपर को लेके हमको लिखना पड़ता है, नहीं लिखेंगे तो बेंजीन का रिएक्शन शो नहीं कर पाएंगे। इसको लिखते हैं, इसका एनर्जी कुछ तो डेफिनेटली हम बॉन्ड के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी क्या है इसको एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमिन करते हैं, और जो डिटरमिन करते हैं वो कुछ नीचे होता है उसका एनर्जी। तो एक थ्योरिटिकली पेन एंड पेपर में जो स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका एनर्जी, एंड जो एक्सपेरिमेंट से हमको एनर्जी मिलता है एक कंपाउंड का, उस कंपाउंड का ये डिफरेंस इन एनर्जी को हम रेजोनेंस एनर्जी करके बोलते हैं। द एनर्जी difference between the energy of resonating structure, energy difference between the resonating structure and the actual structure, and the actual compound found experimentally, the energy difference between the resonating structure and the actual compound found experimentally is called the resonance energy, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 35 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, दिखाई दे रहा है। $35 किलो कैलोरी पर मोल, ये होता है स्टेबिलिटी। देन आता है रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी क्या है
कि एक जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसको तो लिख नहीं पाता है, लिख नहीं पाएंगे, लेकिन उसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिटरमिन होगा पर मोल उसका एनर्जी कितना है, वो एनर्जी कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी से कंपेयर करने से वो जो डिफरेंस इन एनर्जी आता है उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। एंड रेजोनेंस से ही कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलता है। ये था हमारा स्टेबिलिटी। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट में आता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, ये तो पहले ही हम डिस्कशन कर चुके हैं। द बॉन्ड लेंथ ऑफ द actual structure are not same with the bond length of resonating structure. Bond length of resonating structure जो हम लिखते हैं पेन एंड पेपर में, उसका बॉन्ड लेंथ से एक्चुअल बॉन्ड लेंथ का कोई सिमिलैरिटी नहीं रहता। एक्चुअल बॉन्ड लेंथ को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं। थ्योरेटिकली जो स्ट्रक्चर हम लिखते हैं इसको समझाने के लिए, उसको समझाने के लिए तो कुछ अलग होता है, क्योंकि रेजोनेंस होने से ही तो कैसे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। यानी डबल बॉन्ड लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड लिखते हैं, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड करके हम बेंजीन को लिखते हैं अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड लिख के, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कुछ अलग होता है। 1 नहीं 2 नहीं, होता है 1.5। जो भी हो, ये था बॉन्ड लेंथ की बात। ठीक, इसके साथ हमारा कंडीशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस खत्म होता है। फिर रेजोनेंस से क्या क्या एप्लीकेशंस है उसको हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।